मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो देखा था हम चट्टानों के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक है, हमने कौन कौन सी चट्टान की देखी थी? हमारी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आग्नेय चट्टानों के बारे में, जिसमें हमने उनके टाइप्स भी देखे थे और क्या क्या उसकी सारी विशेषताएं, कौन कौन सी चट्टानें उसमें मिलती हैं, उन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो है हमारी अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें, अवसादी देखो नाम से ही पता चल रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट होता है किसी भी चीज़ का जमाव। जब किसी चीज़ का जमाव होता रहता है या फिर परत दर परत उसमें जो है एक स्थिति बनती चली जाती है, मतलब वो ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर जमा होते चले जाते हैं, तो वो हमारा जमाव हो गया। उसी से जो चट्टानें बनी है वो हमारी अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। अवसाद के जमा होने से निर्मित होती है। इसमें क्या होता है, इन चट्टानों के अंदर एक प्रोसेस होता है, कौन सा? हमारा अपक्षय, अपर्दन और नेक्स्ट हमारा आता है अनाच्छादन। ठीक, इन तीनों से जो भी हमें मलबा प्राप्त होता है, जैसे अपक्षय से क्या होता है कि किसी भी स्थान पर वहीं पर चट्टान का टूटकर गिर जाना। अपर्दन होता है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, और अनाच्छादन में ये दोनों प्रोसेस आते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस के माध्यम से क्या हुआ, हमारा मलबा हमें मिला। उस मलबे को संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं? टार कहते हैं। जो हमें मलबा मिलता है, जो अपक्षय, अपर्दन, अनाच्छादन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, उस मलबे को हम टार कहते हैं। और जब ये मलबा जो होता है, ये टार क्योंकि छोटे छोटे कण ही तो होते हैं, ये छोटे छोटे कण होते हैं, तो ये क्या करते हैं, परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जमना शुरू कर देते हैं। और जब ये जमते रहते हैं तो ये चट्टान का फॉर्मेशन ले लेते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? हमारी अवसादी चट्टानें। इतनी चीज समझ में आई? अब हम बात करें जो हमारा जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सेडिमेंट शब्द क्या है? ये सेडिमेंट्री, ये जो है ये ग्रीक भाषा के, जो सेडिमेंट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के सेडिमेंट से बना है। इसका अर्थ होता है नीचे बैठना या फिर जमा होना। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई? सेडिमेंट्री का मतलब ग्रीक भाषा के सेडिमेंट से हुआ है इसकी उत्पत्ति, और इस सेडिमेंट का अर्थ होता है नीचे बैठना या जमा होना। ठीक, अब हम बात कर रहे थे किसकी? कि अपक्षय, अपर्दन और अनाच्छादन, तीनों प्रोसेस को सम्मिलित रूप से क्या कहा? टार कहा। इसमें बहुत छोटे छोटे से कण होते हैं, और ये कण भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जो ये कण होते हैं इनको आकार के आधार पर बहुत सारे रूपों में बांटा गया है। ठीक है, किस तरीके से हम इसको देखेंगे? जो कण हैं, जैसे मान लीजिए जो सबसे बड़े जो कण होते हैं वो हमारे कहलाते हैं क्या? बोल्डर। जैसे जो हमारे पत्थर होते हैं ना, उनके साइज के होंगे तो वो हमारे बोल्डर। जैसे 64 से 256 mm तक के जो होते हैं वो हमारे बोल्डर कहलाते हैं। फिर हमारे आते हैं कैबुल, फिर आते हैं पेबुल, उसके बाद आते हैं स्लेट, ये भी कण के प्रकार होते हैं। फिर सिल्ट आ गया, फिर चीका आ जाती है, ठीक है ना, चीका। फिर उसके बाद में जो है हमारी क्या बन जाती है? क्ले या मृत्तिका। जो लास्ट में सबसे छोटा कण जिसका पाया जाता है वो होती है हमारी क्ले। इतनी चीज को समझिए पहले, क्या क्या है? अवसादी चट्टानें, इनको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री जो है वो ग्रीक भाषा के सेडिमेंट से लिया गया है।
जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना या जमा होना। किसका? सेडिमेंट का अर्थ होता है। अब नीचे बैठना या जमा होना या फिर परत के रूप में एक दूसरे के ऊपर जमा होते हुए चले गए तो वो हमारी अवसादी चट्टानें कहलाएंगी। इसी के साथ अब जब अवसाद होगा तो उसमें हमें कंकड़ पत्थर भी तो चाहिए। कंकड़ पत्थर होंगे तभी तो जमा होगा। तो उसमें अपक्षय, अपरदन और अनाच्छादन 3 प्रोसेस होंगे। इन तीनों प्रोसेस से जो हमें कंकड़ पत्थर मिलेंगे उनको सम्मिलित रूप से टार कहेंगे। अब टार क्या होते हैं? ये टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। कणों को भी बहुत सारे प्रकार से बांटा गया है। कणों को भी उनके आकार के आधार पर बांटा गया है। सबसे बड़े कणों को हम बोल्डर कहते हैं, उससे छोटे को कैबुल, फिर पेबुल, फिर स्लेट, नेक्स्ट सिल्ट आता है, चीका, और सबसे महीन कण होते हैं हमारे क्ले या मृत्तिका, जो एक ही होता है। ये क्ले जो होती है उसके अंदर आपको कण दिखाई देते हैं कभी? क्ले आपने देखी होगी, कभी तो देखी होगी। क्ले से आप लोग वो बनाते होंगे ना, छोटे जब क्लासेस में होते हैं हम, तो कोई भी जैसे चिड़िया विड़िया बनाते हैं क्ले से, इस टाइप की चीज़ें कराते हैं स्कूल के अंदर। आजकल के इंग्लिश मीडियम के स्कूल में बहुत सारे बच्चों को कराया जाता है। तो क्ले हो गई, उसमें आपको कण दिखाई देंगे? नहीं, कण दिखाई नहीं देते। तो सबसे महीन कण माने जाते हैं किसके? क्ले या मृत्तिका के। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई अवसादी चट्टान के बारे में। अब अवसादी चट्टानों को भी बहुत सारे भागों में बांटा गया है। कैसे? जैसे मान लीजिए ये हमारी अवसादी चट्टानें हैं। अब अवसादी चट्टानें हमने बता तो दी, लेकिन अवसादी चट्टानें बनेंगी किस किस तरीके से, क्या क्या प्रोसेस इसमें होगा। मतलब जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कुछ यांत्रिक क्रियाएं भी होंगी, कुछ रासायनिक क्रियाएं भी होंगी, जिस आधार पर हमारी अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा। इसमें सबसे पहले अगर हम प्रक्रम के आधार पर देखें, प्रक्रम के आधार पर अगर देखें तो वायु के द्वारा बनेंगे, वायोड के द्वारा लोयस बनेंगे। इनको हम पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है। वायुड के द्वारा हमारी किन अवसादी चट्टानों का निर्माण होगा? हमारी लोयस बनेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारे आते हैं हिमोड। जो हिम के द्वारा बनेंगी अवसादी चट्टानें उन्हें हम कहेंगे टिल। नदी के द्वारा जो बनी, जल के द्वारा जो बनेगी वो मैदान बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बनते चले जाएंगे। और जो समुद्री लहरें हैं, समुद्री लहरें, इनसे क्या बनी हैं? बीच बनेगा या फिर बालू तट, ठीक। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को लेके। और जो हमारा निर्माण प्रक्रिया है, ये प्रक्रम हो गया। नेक्स्ट आता है हमारी निर्माण प्रक्रिया। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाने हैं। एग्जाम में आपको फ्लो चार्ट बनाकर ही अपना आंसर प्रेजेंट करना है, ठीक। निर्माण में अगर देखें तो जैविक अगर बात करें, जैविक चट्टानें कौन सी होंगी? जो हमारे प्रवाल से बनेंगी। ये भी हम बात करेंगे कि प्रवाल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं ये। अगर रासायनिक की बात करें तो जैसे चूना पत्थर हो गया, रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया गया है। फिर हम बात करें कि यांत्रिक क्रिया कौन सी होगी, उसमें हमारा बलुआ पत्थर बनेगा, ठीक। अब जो है तीसरा आता है हमारा यहाँ पर कण के आधार पर। कण के आधार पर, कण के आधार पर सबसे पहले अगर बात करें तो वो आती है रोडेशियस। रोडेशियस मतलब बहुत बड़े बड़े कण होते हैं, ठीक है। अभी हम इनको हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपका एक फ्लो चार्ट है। अवसादी चट्टानों के 3 प्रक्रम बताए हैं। प्रक्रम के आधार पर देखें तो इनका निर्माण होगा, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर तो इस प्रकार से इनका निर्माण होता है। कण के आधार पर देखें तो अवसादी चट्टानें 3 प्रकार की होती है, रोडेशियस, ओरेशियस और तीसरा हमारा आता है अरेजिलेशियस, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको?
कि हमने 3 चीज़ों के बारे में जाना, अवसादी चट्टानों की 3 चीज़ें। प्रक्रम में क्या क्या होगा, जैसे वायुड़ अगर प्रक्रम चल रहा है तो क्या बनेगा, समुद्री लहरों से क्या बनेगा, उसके जमाव होगा तो और नदी या फिर जलोढ़ भी बोलते हैं इसको, जलोढ़ से जल के द्वारा हमारा यहाँ पर किस तरीके की अवसादी चट्टान किस रूप में बनेगी। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर देखें तो 3 होती हैं, जैविक, रासायनिक और यांत्रिक। जैविक में प्रवाल बनेंगे, रासायनिक में चूना पत्थर, यांत्रिक में बलुआ पत्थर। ये इन चट्टानों के नाम हैं। कण के आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, रोडेशियस, ओरेशियस और अरेजिलिशियस। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई है आपको। अब हम एक एक को लेकर चलेंगे, एक एक को लेकर हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले एक चीज़ हम लोगों ने छोड़ दी है, हमारी अवसादी चट्टानों की विशेषताएं हमने छोड़ दी। अवसादी चट्टानों का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? अवसादी चट्टानें परत दर परत जमती रहती हैं। ठीक, कैसे? ये परतदार चट्टानें होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जीवाश्म युक्त होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके वनस्पति जो थी, किसी टाइम पे वनस्पति जो है धरती में नीचे दब गई और वो परत के रूप में जमा होती रही, और एक टाइम बाद में वहाँ से जो हमारी चट्टानें निकलेंगी वो कोयला की फॉर्म में निकलेंगी, तो वो भी हमारी एक चट्टान होती है। ठीक है, उसके बाद ये जो चट्टानें होती हैं ये जीवाश्म युक्त होती है, मतलब बहुत पुरानी चट्टानें होती हैं और इनके अंदर जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं। तीसरी, जो हमारी अवसादी चट्टानें होती हैं, इन्हीं से हमें ईंधन खनिज की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, जो ये अवसादी चट्टानें होती हैं, यहीं से हमारा पेट्रोल हो गया, इस तरीके के जितने भी खनिज होते हैं, जो हमारे ईंधन खनिज है, वो हमें यहाँ से मिलते हैं। 4th चीज़ हो गई, हमारी अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो मुलायम चट्टानें होती हैं। अवसादी चट्टानें कैसी होती है? मुलायम चट्टानें कहलाती हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी क्रियाओं के बारे में। जैसे सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं, यहीं से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, जैविक क्रिया में अगर बात करें प्रवाल से, जैविक क्रिया, एक प्रवाल नाम का एक जीव होता है, मतलब ये शैवाल के रूप में होता है। ठीक है, एक प्रवाल नामक जीव होता है, जीव, और इसके ऊपर जो है एक परत होती है, एक लेयर होती है जो बहुत हार्ड होती है। ये समुद्री जीव होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो जीवा वो पाई जाती है, उसको परत को, उसको हम जुंकस्थलाई कहेंगे। ठीक है, इस जुंकस्थलाई को क्या है, जब धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जीव जो है धीरे धीरे मरते रहते हैं समुद्र के अंदर। और जब ये एक, जैसे कि इसको एक बार वापस देखिएगा आप लोग, इसको समझने में थोड़ा सा ये चीज़ टफ है, क्योंकि ये साइंस से बिल्कुल कनेक्ट हो जाती है। आप लोग बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुन के समझिएगा। देखिए, बहुत सारे क्या है, समुद्र के अंदर बहुत सारे जूप्लैंक्टन्स होते हैं। जूप्लैंक्टन्स होते हैं मतलब जीव जंतु होते हैं ना। ठीक है भाई, जीव जंतु होते हैं, जूप्लैंक्टन्स होते हैं। फिर यहाँ पर एक प्रवाल नाम का एक जीव भी पाया जाता है। प्रवाल नाम का जीव होता है, उसके ऊपर जो है एक परत के रूप में जुंकस्थलाई नामक एक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, वो पाया जाता है, जो एक परत के रूप में होता है। और जो इसके ऊपर जो एक परत होती है, इसको कैरोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये चूने की बनी होती है। ये समुद्री जीव होता है सबसे मेन चीज। जब ये जीव मरते जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा होते जाते हैं और एक कठोर संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ये ऐसे समुद्री जीव होते हैं प्रवाल, जो मरते रहते हैं, मरने के बाद एक दूसरे के ऊपर परत के रूप में जमा होते रहते हैं, और ये बहुत ही कठोर रूप में पाए जाएंगे। ठीक, कठोर अवस्था में जब ये रहते हैं तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ जाते हैं, जिसको हम प्रवाल भित्ति भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो हमारी जैविक प्रक्रिया से निर्मित चट्टानें होती हैं, प्रवाल चट्टानें। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। जैविक में ही अगर हम बात करें, जैविक का मतलब आप क्या समझते हैं? जीव जंतु पेड़ पौधे, जैविक में ये आते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे। तो जीव जंतु से हमने देख लिया कि प्रवाल नामक जो है हमारी चट्टानें बन रही हैं। अब हम पेड़ पौधों की बात करें। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वो एक टाइम के बाद में जो है धरती के अंदर दबते चले गए,
और ये जो हमारे पेट्रोल कोयला ये सब निकलता है, कैसे निकलता है? इसी तरीके से तो निकलता है। ये वनस्पतियाँ जो हैं धरती के अंदर दबी हुई हैं, और जहाँ पे ज़्यादा वनस्पति दब जाती है वहाँ पे तापमान, दबाव, इन सब का प्रेशर पड़ पड़ के और ये जो है उस रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो वनस्पति से जो वनों का जो अवसाद हुआ उससे क्या हुआ, ये भूमि के अंदर दबे, भूमि में दबे, और भूमि में दबने से क्या हुआ, एक टाइम के बाद जब इनको निकाला तो यहाँ कोयला नाम की चट्टानें निकली। कोयला भी एक चट्टान का रूप होता है, ठीक है, जिसको हम खनिज के रूप में यूज़ करते हैं। ये चट्टान के रूप में निर्माण होता है इसका जैविक प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक, जैविक प्रक्रिया समझ में आ गई। पेड़ पौधों से तो हमारे कोयला बन गए और जीव जंतु से हमारी प्रवाल बन गई। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें रासायनिक। रासायनिक का मतलब आप क्या समझते हैं भाई? पानी को मिला दिया, ठीक, और CO2 को मिला दिया, ऑक्सीजन को मिला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट को मिला दिया। इन सबको मिलाने के बाद जो क्रिया होती है वो रासायनिक क्रिया होती है ना। आप बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर करके बना के देख रहे हैं कि इससे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये जो है जल था, प्लस में CO2 था, प्लस में कार्बनिक अम्ल था, और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट भी था इसके अंदर। जब इन चारों का निर्माण करते हैं तो अवसाद के चट्टान के रूप में यहाँ कौन सी चट्टान निकलती है? चूना पत्थर निकलेगा। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, आपको इतना याद रखना है कि रासायनिक जो चट्टानें मिलती हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप लोग ये ना समझे कि रासायनिक चट्टानों में चूना पत्थर ही क्यों आया। तो जो चूना पत्थर है इसका निर्माण किन किन प्रोसेस से हो रहा है, इन सब से, इसलिए इसको रासायनिक प्रक्रिया कहा गया है। नेक्स्ट आती है हमारी यांत्रिक क्रिया। यांत्रिक क्रिया में हम क्या देखेंगे? यांत्रिक क्रिया में होता है कि बड़े बड़े जो पत्थर और ये होते हैं उन सब का एक दूसरे से जुड़ाव होता रहता है और यांत्रिक रूप में उनका निर्माण हो जाता है। जैसे इसके अंदर जो चट्टानों का नाम लिया गया था वो थी हमारी ग्रेबल, कांग्लोमेरेट। आपको नोट्स में सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन हमें सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है। जैविक के अंदर हमारी प्रवाल नामक चट्टानें मिलेंगी, रासायनिक में चूना पत्थर, यांत्रिक में बलुआ पत्थर, ग्रेबल, कांग्लोमेरेट। ठीक है, आपको इनका प्रोसेस नहीं बताना है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में इतना डीप नहीं है, लेकिन आपको क्योंकि समझाने के लिए मैंने ये पूरा प्रोसेस आपको समझाया, ताकि आप ये ना समझें कि रासायनिक से चूना पत्थर ही क्यों बना, प्रवाल क्यों नहीं बन गया। जब आपको प्रवाल के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से उन चट्टानों को मैच करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कंप्लीट हुई हमारी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, जो हमने 3 प्रकार की चट्टानों को देख लिया। अब नेक्स्ट जो आती है हमारी कण के आधार पर। कणों के आधार पर अगर हम बात करें तो हमारी एक तो रोडेशियस थी, एक ओरेशियस थी, एक अरेजेलियस थी। आपको हर जो ये टाइप की चट्टानें हैं इसमें 2-2 लाइन लिखनी है, बस सिंपल। और इसमें तो सिर्फ ये चार्ट ही बना देना, जैविक प्रक्रिया में जैविक से प्रवाल, रासायनिक से चूना पत्थर, यांत्रिक से बलुआ पत्थर, और 1-2 चट्टानों के नाम लिख के इसको क्लियर करना। ठीक, कण के आधार पर हमने 3 देखे, रोडेशियस, ओरेशियस और अरेलेजियस। ठीक, जो बहुत बड़े बड़े कणों के जमाव से बनता है वो तो होते हैं हमारे रोडेशियस, मतलब इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, बड़े बड़े कण। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ओरेशियस की बात, तो ये होते हैं हमारे कणों के मध्यम आकार के, ये मध्यम हो गए। और जो अरेजिलेशियस जो होता है ये बहुत ही महीन कण होते हैं, बहुत ही महीन कण होते हैं, जिसमें हमारी चीका या फिर क्ले, हमने बात करी क्ले आती है। ठीक, और इसके अंदर जो है जो बड़े बड़े कण हैं तो इसमें कांग्लोमेरेट, ग्रेबल, ये सारी चट्टानें भी आ जाती हैं। और मध्यम के अंदर अगर बात करें तो शेल नाम की चट्टानें इसमें आती हैं। ठीक, इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। अब एक चीज़ इसी में देख लेते हैं हम, वायुड के द्वारा जब वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, वायु का जब जमा होता है ऊपर नीचे तो लोयस बनता है। हिमोड यानी हिम यानी बर्फ़ का जब एक दूसरे के ऊपर जमा होता है तो वो टिल के रूप में जाना जाता है।
और जब जलोढ़ यानी जल का एक दूसरे के ऊपर जमा होता रहता है, अवसाद आता रहता है, तो उससे मैदान बनते हैं। और समुद्री लहरें आती हैं तो हमारा क्या बनता है? समुद्री लहरें बार बार आ रही है किनारे पे, वापस जा रही है, तो हमारा समुद्री या बालू तट बनता है, जिसे हम बीच कहते हैं। आप लोग नहीं कहते हैं कि हम बीच पे घूमने जा रहे हैं, वो बीच ये है। समुद्री लहरों के द्वारा जिस बीच का निर्माण होता है वो अवसादी चट्टानों के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसको हम बहुत ही नॉर्मल वे में पढ़ते हैं। लेकिन जो वायु जो है, मान लीजिए हवा चल रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो मिट्टी को ले जाकर जमा कर दिया, तो उससे लोयस्क नाम की एक चट्टान बनती है। हिमोड, हिम बर्फ भी एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो वो टिल कहलाती है। और जलोढ़ यानी जल जो जाता है तो उससे मैदान बनता है। समुद्री लहरों से हमारे क्या बनते हैं? बीच या बालू तट बनते हैं। ठीक, समझ में आई आप लोग को कि प्रक्रम के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया और कण के आधार पर हमने अवसादी चट्टानों का पूरा विभाजन देख लिया। इसके अलावा आपको जो नोट्स बनेंगे आप उसमें रीड कीजिएगा एक बार, फिर भी अगर दिक्कत लगती है, अदरवाइज आपको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको बहुत इनके अंदर की चीज़ें भी आप लोगों को बताई जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारी चट्टानें आती हैं वो आती हमारी कायांतरित चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं हमारी? कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें, ये देखिए, रूपांतरित चट्टानों में क्या होगा? रूपांतरित नाम से पता चल रहा है। हमने दो प्रकार की चट्टानें पढ़ी, एक पढ़ी हमने आग्नेय चट्टानें, एक पढ़ी हमने अवसादी चट्टानें। जब इन्हीं दोनों चट्टानों के ऊपर तापमान प्लस दबाव दोनों का प्रभाव पड़ता है और उस चट्टान में कोई परिवर्तन होता है तो वो हमारी कौन सी चट्टान होती है? रूपांतरित चट्टान होती है। जैसे मान लीजिए आपने किस तरीके से हम बात करें इसमें, जैसे नहीं होता है कि वाइट कलर को जैसे रेड कलर के अंदर आपने ब्राउन कलर को रेड कलर के अंदर आपने येलो कलर को मिक्स कर दिया तो उससे एक नया कलर आपको मिलेगा। तो कलर तो दो ही थे ना, उससे जो कलर चेंज होकर आया वो हमारा रूपांतरण के रूप में, कि वो रूपांतरित कलर होता है। ओरिजिनल कलर उसमें दो ही थे, उनसे जो बना वो हमारा रूपांतरित हो गया। ठीक, समझ में आई ये चीज़? इसी तरीके से जो आग्नेय चट्टानें होती हैं जो लावा की फॉर्म में बनती हैं, जो लावा के जमा होने से बनती हैं। अवसादी चट्टानें जो अवसाद के रूप में जमा होती हैं। अवसाद समझ गए ना, जो छूटा हुआ भाग। अवसाद जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इन सब के जमाव से जो बनता है वो हमारी अवसादी चट्टानें हो गई। इनकी दोनों चट्टानों के ऊपर जब तापमान और दबाव की का प्रभाव पड़ता है तो उससे हमारी रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इतनी चीज़ समझ में आई। अब हम सिर्फ इसमें सिंपल एक चीज़ लिखेंगे। आपको ये समझ में आ गया ना कि रूपांतरित चट्टानें बनती कैसे हैं। इसमें सिर्फ हम ये लिखेंगे कि तापमान और दबाव दोनों के सम्मिलित प्रभाव से कौन कौन सी चट्टानों का रूप परिवर्तन हुआ और दबाव से कौन सी चट्टानों का रूप परिवर्तन हुआ। ये चीज़ हम इसके अंदर देखेंगे। कौन कौन सी चीज़ें थी हमारी? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी दबाव और तापमान दोनों से देखें, दबाव प्लस तापमान। ठीक, ये दो प्रकार से। जैसे मान लीजिए हमारी चूना पत्थर कौन सी चट्टान थी? आपने पढ़ा था ना अभी, चूना पत्थर हमारी अवसादी चट्टान थी। इस चट्टान के ऊपर हमने 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दिया और दबाव बढ़ा दिया, तो यहाँ कौन सी चट्टान बन गई? हमारी संगमरमर। समझ में आई चीज़? जो हमारी अवसादी या रूपांतरित चट्टानें होती है, इनके ऊपर अगर तापमान या दबाव का प्रभाव पड़ता है तो चट्टान का रूप जो परिवर्तित होता है वो हमारी रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। जैसे हमने लिया तापमान और दबाव दोनों का सम्मिलित रूप से जिन पे प्रभाव पड़ता है। चूना पत्थर, अभी जस्ट हमने 5 मिनट पहले पढ़ा, चूना पत्थर कौन सी चट्टान होती है? अवसादी चट्टानें। इन्हीं के ऊपर जब तापमान और दबाव बढ़ता है तो उससे कौन सी चट्टान बनेगी? संगमरमर। आप लोग सब घर में लगाते हैं, घरों में फर्श के रूप में क्या यूज़ करते हैं? संगमरमर। वो कैसे बनता है? चूना पत्थर पर जब हम तापमान या दबाव बढ़ाते हैं तो हमारा संगमरमर की चट्टानें बनती हैं। नेक्स्ट हम बात करें
जैसे कोयले की बात कर लें, पीट नामक कोयला होता है जो सबसे पहले वनस्पति के रूप में मिलता है। पीट के बाद में कौन सा बनता है? लिग्नाइट बनता है। तो ये इसका रूपांतरित ही तो भाग होता है। फिर इसके बाद में अच्छी जो क्वालिटी का होता है वो बिटुमिनस होता है कोयला। आपने पढ़े होंगे ना, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। कोयले के 4 प्रकार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट कोयला। इनके अंदर अगर आप देखोगे, पीट सबसे पहली स्टेज होती है, ये इस तरीके से चलता रहता है, बिटुमिनस फिर एंथ्रेसाइट। ठीक हो गया इतना। अब इसी के अंदर हम देखें कि दबाव, सिर्फ दबाव से कौन कौन सी चट्टानें बनती हैं। सिर्फ दबाव की बात करेंगे तो जैसे ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट से हमारी कौन सी चट्टान, दबाव पड़ेगा तो इससे बनती है फुलरीन। अब फुलरीन पे दबाव डाल दो, फुलरीन पे दबाव डाला तो हमारा बना हीरा, जो हम हीरा हमारी अंगूठियों में लगवाते हैं, वही हीरा है ये। जैसे ग्रेफाइट सबसे महंगा आता है, ग्रेफाइट पे दबाव डाला तो फुलरीन बना, फुलरीन पे दबाव डाला तो हीरा बना। ठीक, उसी प्रकार से जो हमारा बलवा पत्थर नाम की एक हमने चट्टान पढ़ी अभी अवसादी चट्टानों में, उससे क्वार्टर्स बनेगा। ग्रेनाइट जो चट्टानें होती हैं, ये कौन सी थी हमारी? आग्नेय चट्टानें, उससे नीस बन जाता है अगर दबाव बढ़ा दोगे तो। इस तरीके से क्या होता है, तापमान और दबाव बढ़ाने से, उनका जो तापमान और दबाव बढ़ाने से क्या होता है, जो चट्टान होती है उसका आयतन और गुण में परिवर्तन हो जाता है, जो हमारी रूपांतरित चट्टानों के रूप में जानी जाती है। ये एक प्रोसेस होता है जो किस प्रकार से चलता है, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए ये हमारी हो गई अवसादी, ये हो गई कौन सी? आग्नेय, और ये हो गई रूपांतरित। ठीक, अब जो ये तीनों प्रकार की जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टाने से अवसादी भी बन सकती है और अवसादी से आग्नेय भी बन सकती है। इनका इस तरीके से प्रोसेस चलता है दोनों तरफ, इसको हम कहते हैं शैल चक्र। आपको चट्टानों वाले टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कुछ भी छूटा होगा। हमने आग्नेय चट्टानें भी पूरी पढ़ी, अवसादी चट्टानें भी जो आपके सिलेबस में था उससे ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा आप बुक ले लेंगे कोई भी, सविंदर सिंह की बुक यहाँ बेस्ट होती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, तो आप लोग एच एस शर्मा की या फिर कोई और राइटर जो आपको अच्छा लगे उसकी बुक्स आप ले लेंगे। सारे राइटर्स की बुक अच्छी होती है, ये कहने की बात ही होती है कि उसकी बुक अच्छी होती है, उसकी बुक नहीं, सारे राइटर्स की बुक अच्छी होती है। लेकिन जो है कि एक ऑथेंटिक जो मानी जाती है ना, कि जिसमें गलतियाँ सबसे कम होती हैं, जिसको जो है गवर्नमेंट जिसको मतलब एक होता है ना कि टैग मिल जाता है कि हाँ भाई इसमें गलतियाँ हर किताब में मिलती हैं, लेकिन किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। ये एवरेज देखना पड़ता है कि किस किताब में सबसे कम गलतियाँ होती हैं, उस बुक को आप ले लीजिए, प्रेफर कीजिए। ठीक है, उसके अलावा जो है आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, आज की क्लास बस इतनी, धन्यवाद।